नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। और यह नोट्स बीपीएससी क्लास नोट्स है केजीएस संस्थान का। और इसको पढ़ाए हैं डॉक्टर भरत सर। यह बिहार पीसीएस एग्जाम और बाकी अन्य एग्जाम जहां अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें अर्थशास्त्र एक परिचय यानी अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में। अर्थशास्त्र केवल पैसे का हिसाब नहीं है, बल्कि ये निर्णय लेने का विज्ञान है। सरल शब्दों में अर्थशास्त्र का अध्ययन जिसमें हम सीखते हैं कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपभोग और आवंटन कैसे किया जाए। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समाज के तीन प्रमुख स्तंभों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाना है। वे तीन स्तंभ कौन कौन से हैं? तो एक उपभोक्ता के लिए, एक उत्पादक के लिए और एक सरकार के लिए। जब एक उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों जैसे मुद्रा और समय का उपयोग करता है तो उसका लक्ष्य उस खर्च में अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है। और एक उत्पादक अपने संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि का बेहतर उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहता है। और सरकार की भूमिका इन दोनों से ऊपर है। वह संसाधनों का प्रबंधन कर या प्रबंधन इस प्रकार करती है जिसमें समाज कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं उत्पादन के साधन के बारे में। तो किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण हवा में नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ आधारभूत साधनों की आवश्यकता होती है। और अर्थशास्त्र में हम इन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। ये मुख्य रूप से पांच हैं। पहला भूमि यानी प्राकृतिक संसाधन, दूसरा श्रम यानी मानवीय प्रयास या शारीरिक या मानसिक संसाधन, तीसरा पूंजी यानी धन और मशीनरी, चौथा संगठन या उद्यमिता जो इन सभी साधनों को एक साथ लाता है और जोखिम उठाता है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी, आधुनिक तकनीक जो उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। संसाधनों का बेहतर उपभोग या आवंटन क्यों आवश्यक है? तो अर्थशास्त्र का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे सामने एक द्वंद है। हमें संसाधनों को सोच समझकर या बेहतर आवंटन करके इसलिए खर्च करना पड़ता है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। हमारे पास पैसा, समय, भूमि या पेट्रोल सब कुछ एक सीमित मात्रा में है। मानव की आवश्यकताएं कभी भी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है और दूसरी जन्म ले लेती है। संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के बारे में हम देखें तो यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक ही संसाधन का उपयोग कई जगहों पर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आपके पास जो जमीन है उस पर आप खेती कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं या स्कूल खोल सकते हैं। क्योंकि आप एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको चयन करना पड़ता है कि सबसे बेहतर उपयोग कौन सा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो अर्थशास्त्र की कहानी एक छोटे से ग्रीक शब्द से शुरू होती है। और यह इकोनॉमिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जो दो शब्दों के मेल से बना होता है। पहला है ओइकोस और दूसरा है नोमोज। ओइकोस का अर्थ है घरेलू या परिवार और नोमोज का अर्थ है प्रबंधन। अतः शाब्दिक अर्थ में इसका मतलब है कि घरेलू प्रबंधन। महान दार्शनिक अरस्तु ने भी अर्थशास्त्र को पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान कहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह घर के प्रबंधन से बढ़कर देश और दुनिया के प्रबंधन तक पहुंच गया। अर्थशास्त्र वास्तव में है क्या? तो अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें हम संसाधनों के बेहतर उपभोग और आवंटन का अध्ययन करते हैं। इस प्रक्रिया के तीन मुख्य खिलाड़ी हैं और उनके अलग अलग लक्ष्य हैं। पहला है उपभोक्ता, फिर उत्पादक और सरकार। उपभोक्ता अपने संसाधन खर्च करके अधिकतम संतुष्टि चाहता है। उत्पादक अपने संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। और सरकार ऐसे संसाधनों का आवंटन इस तरह करती है जिससे समाज कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। आगे हम लोग देखते हैं उत्पादन के साधनों के बारे में। तो किसी भी चीज को बनाने या सेवा देने के लिए हमें कुछ हथियारों या साधनों की जरूरत होती है। आपके नोट्स में ये पांच प्रमुख साधनों की चर्चा की गई है। पहला है भूमि, प्राकृतिक संसाधन, श्रम, मानसिक या शारीरिक मेहनत, पूंजी, पैसा और मशीनरी, संगठन या उद्यमिता जो जोखिम उठाता है, और प्रौद्योगिकी, तकनीक जो काम को आसान और बेहतर बना देती है।
हमें प्रबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अर्थशास्त्र का जन्म ही एक मुख्य समस्या के कारण हुआ है। हमें संसाधनों का सोच समझकर आवंटन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि संसाधन सीमित है, इच्छाएं असीमित है और वैकल्पिक उपयोग का भी हम लोग सहारा लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मानवीय गतिविधियां। समाज में रहने वाला हर इंसान कुछ न कुछ करता रहता है और अर्थशास्त्र के नजरिए से इन गतिविधियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला आर्थिक गतिविधि और दूसरा गैर आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि में हम लोग देखें तो यह वो काम है जिनका सीधा संबंध पैसे या धन में है। इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है और इन गतिविधियों से परिसंपत्ति और धन का सृजन होता है। और ये गतिविधियां देश में जीडीपी या सकल घरेलू उत्पादन में योगदान देती हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना शामिल है। उदाहरण के तौर पर विद्यालय में पढ़ाते शिक्षक, बैंक कर्मचारी या आईएएस आईपीएस अधिकारी। आर्थिक गतिविधियों के चार स्तंभ हैं: उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग। अब हम देखते हैं गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो यह वो काम है जो पैसे के लिए नहीं बल्कि दिल से किए जाते हैं। वित्तीय लाभ की बजाय व्यक्तिगत संतुष्टि, प्रेम, सहानुभूति, देशभक्ति या सामाजिक सेवा इसका उद्देश्य है और इनको मौद्रिक रूप या पैसे में नहीं मापा जा सकता। इनका देश की जीडीपी में कोई योगदान नहीं होता। जैसे माँ द्वारा अपने परिवार के लिए खाना बनाना, किसी एनजीओ में निस्वार्थ सेवा देना और धार्मिक समारोह में भाग लेना। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र को समझने के लिए हम इसे दो चश्मों या दो नजरियों से देखते हैं। एक चश्मा जो छोटी और सूक्ष्म चीजों को देखता है और दूसरा जो बड़ी और व्यापक तस्वीर दिखाता है। इसमें पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म स्तर का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक छोटे स्तर या व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। हम यहाँ पूरे जंगल की नहीं बल्कि एक पेड़ की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक उपभोक्ता की मांग, उत्पादक की आपूर्ति और किसी एक कंपनी की लागत। इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य संसाधन आवंटन में कुशलता प्राप्त करना और व्यक्तिगत लाभ उपयोगिता को अधिकतम करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें व्यापक स्तर का अध्ययन होता है। तो इसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक व्यापक, समग्र, संपूर्ण स्तर पर किया जाता है। यहाँ हम किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर समग्र मांग, समग्र आपूर्ति, राष्ट्रीय आय और गरीबी और बेरोजगारी का स्तर। इसे आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं और इसका उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता लाना, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन। हम लोग देखते हैं व्यष्टि समष्टि विरोधाभास यानी माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसमें विरोधाभास क्या है? तो अर्थशास्त्र में कई बार ऐसी स्थिति आती है जो बात एक व्यक्ति के लिए सही होती है, जरूरी नहीं वह पूरे देश के लिए भी सही हो। इसी उलझन को व्यष्टि समष्टि विरोधाभास कहते हैं। मूलतः मूल सिद्धांत इसे बचत का विरोधाभास के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेएम कीन्स के द्वारा दिया गया था। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो बचत का विरोधाभास के बारे में, तो इस सिद्धांत को बचत के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। पहला, माइक्रो यानी व्यष्टि स्तर पर बचत एक गुण है और मैक्रो यानी समष्टि स्तर पर बचत एक दोष है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का अधिक से अधिक हिस्सा बचाता है तो अपने भविष्य की अनिश्चितताओं का बेहतर समाधान कर सकता है, इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर बचत को अच्छा माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें तो यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग एक साथ बचत करना शुरू कर दें तो ये देश के लिए हानिकारक हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं समष्टि स्तर पर बचत दोष क्यों है। किन्स का यह तर्क है कि अगर सब लोग पैसा दबाकर बैठ जाएंगे तो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, तो बाजार में संपूर्ण मांग कम होगी और मांग कम होने से उत्पादन कम होगा। इसके परिणाम स्वरूप देश की आय गिर जाएगी और आर्थिक समृद्धि कम होगी, रोजगार कम होगा और अंत में लोगों की आय भी कम हो जाएगी। आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। इसका अध्ययन दो दृष्टिकोणों में बांटा गया है: सकारात्मक अर्थशास्त्र और नियामक अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम सकारात्मक अर्थशास्त्र के बारे में देखें तो यह क्या है और क्या था और क्या होगा से संबंधित है। इन आंकड़ों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह वस्तुनिष्ठ होता है, यानी इसमें अपनी राय नहीं बल्कि सच्चाई देखी जाती है।
उदाहरण के तौर पर भारत में बेरोजगारी दर 7% है और यह एक फैक्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नियामक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसमें यह है कि यह क्या होना चाहिए इससे संबंधित है। इसमें विचारों का अध्ययन किया जाता है और यह व्यक्ति परक होता है, यानी अलग अलग लोगों की राय अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार को गरीबों को मुफ्त अनाज देना चाहिए, यह एक राय है। आगे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के आधार संबंध। अर्थशास्त्र के विकास में 3 महाविचारकों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इन्हें हम अर्थशास्त्र के अलग अलग युगों के पिता या जनक के रूप में जानते हैं। सबसे पहला नाम है एडम स्मिथ। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे एन इंक्वायरी इनटू द नेशन सॉरी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। यह अर्थशास्त्र की सबसे प्रभावशाली पुस्तक मानी जाती है। दूसरी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1759। उसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक, जिनका नाम अल्फ्रेड मार्शल है। इन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याणकारी रूप दिया और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनॉर्ड किन्स। महामंदी के दौर में इनके विचारों ने दुनिया को नई दिशा दी और उनका प्रसिद्ध पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाकी नोबेल पुरस्कारों से थोड़ा अलग है। इसका आधिकारिक नाम के बारे में हम लोग जाने तो स्वेरिजस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन। यह पुरस्कार सेवरिजस रिक्सबैंक द्वारा स्थापित किया गया था, जो विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1668 में हुई थी। प्रमुख नोबेल विजेता के बारे में हम लोग जाने तो 1969 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था रैगनार फ्रिश को और जॉन टिनबर्जेन को। रैगनार फ्रिश ने ही 1933 में पहली बार माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 2023 में क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया महिलाओं के श्रम बाजारों के परिमाणों पर शोध के लिए। 2024 में डारोन असेमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को दिया गया संयुक्त रूप से संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के लिए। 2025 में जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हैविट को दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं एवं दृष्टिकोण। अर्थशास्त्र को अलग अलग समय पर महान विद्वानों ने अलग अलग नजरिए से देखा है। पहले एडम स्मिथ। इन्होंने धन का विज्ञान का सिद्धांत दिया था 1776 में। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ का दृष्टिकोण एकदम सीधा था। उन्होंने 1776 में कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र यह समझना है कि राष्ट्र धन कैसे कमाते हैं और उसका वितरण कैसे करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अल्फ्रेड मार्शल। लगभग 100 साल बाद अल्फ्रेड मार्शल ने परिभाषा को नया रूप दिया। उन्होंने माना कि धन केवल एक जरिया है, असली मकसद तो इंसान की खुशहाली है। अर्थशास्त्र साधन से लक्ष्य तक का अध्ययन है और इसको 2 भागों में समझा जा सकता है। पहला माध्यम या साधन, हमारे पास उपलब्ध वस्तुएं एवं सेवाएं, और दूसरा है लक्ष्य, यानी लोगों की आवश्यकताएं, जरूरतें जिन साधनों से पूरा किया जा सकता है। उसके बाद है लियोनिस रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक बहुत ही व्यवहारिक धरातल पर रखा। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में लिखा। अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों को बेहतर उपभोग करने से संबंधित अध्ययन है और यह मानवीय व्यवहार और सीमित संसाधनों के बीच के संबंध को बताता है। यानी जब इच्छाएं अनंत हो और साधन सीमित हो तो इंसान कैसे फैसले लेता है, यही अर्थशास्त्र है। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं जे एम किन्स। किन्स का मानना था कि बाजार हमेशा खुद को नहीं संभाल सकता, इसलिए सरकार की भूमिका अहम है। और किन्स की 3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। पहला है द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस 1919। दूसरा है ए ट्रैक ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म 1923।
और लास्ट द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936। किन्स के विचार है, किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में सरकार को अपनी शक्तियों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहिए, विशेष रूप से सरकारी व्यय और कराधान के माध्यम से, ताकि आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था की अवधारणा और कार्यप्रणाली। अभी तक हमने अर्थशास्त्र पढ़ा जो कि एक सिद्धांत है, लेकिन जब तक उस सिद्धांत को हम किसी जमीनी क्षेत्र पर लागू करते हैं तो वह अर्थव्यवस्था कहलाती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था हवा में नहीं होती, इसका एक एड्रेस होता है। यह हमेशा किसी एक विशिष्ट स्थान या क्षेत्र से संबंधित होती है। किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रणाली के अध्ययन को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरल शब्दों में इसे कहा जाए तो जब हम अर्थशास्त्र के नियमों को किसी देश या राज्य के बाजार में देखते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था। मुख्य उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो दुर्लभता बनाम आवश्यकता। हर अर्थव्यवस्था एक बुनियादी संघर्ष को सुलझाने का काम करती है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है और उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास भूमि, श्रम और पूंजी जैसे संसाधन सीमित हैं। अर्थव्यवस्था इन्हीं दुर्लभ संसाधनों का सही उपभोग करके उन असीमित जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करती है। आगे हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के तीन मौलिक कर्तव्य। क्या उत्पादन करना है, उत्पादन कैसे करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। आगे हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक जैसी नहीं होती हैं और उन्हें समझने के लिए हम उन्हें चार अलग अलग आधारों पर बांटते हैं। यह वर्गीकरण अर्थव्यवस्था की प्रकृति और कार्य प्रणाली को समझने का बेहतरीन तरीका है। पहला है आर्थिक प्रणाली के आधार पर। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि संसाधनों का नियंत्रण किसका है, सरकार या निजी लोगों का। इसे भी तीन भागों में बांटा गया है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां बाजार और निजी क्षेत्र का प्रभुत्व हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था जहां सरकार का नियंत्रण और समाज कल्याण मुख्य हो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हो, जैसे कि भारत में होता है। दूसरा है विकास के आधार पर। इसको भी निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है: विकसित अर्थव्यवस्था जहां विकास का स्तर बहुत ऊंचा हो, और विकासशील अर्थव्यवस्था जो अभी विकास की प्रक्रिया में है, जैसे कि भारत में। और उसके बाद है अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था जहां विकास की गति बहुत धीमी हो या न के बराबर हो। और तीसरा है व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। विश्व बैंक और अन्य संस्थाएं देशों को उनकी नागरिकों की कमाई या आय के आधार पर बांटती है, जैसे निम्न आय वाला देश, निम्न मध्यम आय वाले देश और उच्च मध्यम आय वाले देश। और लास्ट है उच्च आय वाले देश। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि एक देश बाकी दुनिया के साथ व्यापार करता है या नहीं। ये दो प्रकार की होती है: बंद अर्थव्यवस्था, वह देश जो न तो निर्यात करता है और न ही आयात, इसका बाहरी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है। और दूसरा है खुली या मुक्त अर्थव्यवस्था, वह देश जो अन्य देशों के साथ आयात और निर्यात तथा व्यापार करता है। आर्थिक प्रणाली के आधार पर हम लोग कुछ और देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसके जनक है एडम स्मिथ। संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है और इसे लेसेज फेयर की नीति कहते हैं। क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है, यह सब निजी क्षेत्र उद्यमी तय करते हैं और इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ अर्जित करना। कीमतें सरकार नहीं बल्कि बाजार मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। उपभोक्ता राजा होता है, उसके पास विकल्पों की स्वतंत्रता होती है और बाजार उसी की मांग के अनुसार चलता है। उत्पादकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है और यहाँ आय का असमान वितरण देखने को मिलता है, जैसे यूएसए, यूके, हांगकांग, सिंगापुर और फ्रांस में। आगे हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसे कमांड अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और इसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। इनकी प्रमुख पुस्तक है दास कैपिटल। संसाधनों पर सामूहिक या सरकारी स्वामित्व होता है, सरकार का इसमें पूर्ण हस्तक्षेप होता है और इसका उद्देश्य समाज कल्याण, सबका विकास और आय का समान वितरण।
इसकी विशेषताएं हैं केंद्रीय आर्थिक नियोजन। यह सारी योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है। बाजार में कोई कंपटीशन नहीं होता है और उपभोक्ता के पास कोई विकल्प नहीं होता है, जो सरकार देगी वही लेना होगा। और इसकी कीमत निर्धारण सरकार द्वारा तय की जाती है, जैसे चाइना, रूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा और लाओस। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रणालियां एक साथ काम करती हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं और इसके जनक हैं जे एम कीन्स। इनका निजी स्वामित्व होता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सरकार का नियंत्रण समाज कल्याण के लिए होता है। सरकार बाजार विनियमन का काम करती है ताकि एकाधिकार को रोका जा सके। और सरकार आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन इत्यादि। इसका अच्छा उदाहरण भारत है, यानी कि हमारे देश में। आगे हम देखते हैं भारत में 1991 का आर्थिक संकट और सुधार। 1990-91 में भारत में भीषण आर्थिक तंगी और भुगतान संतुलन का संकट देखा गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म था। आयात के लिए मात्र 2 सप्ताह का पैसा बचा था और इस संकट से निपटने के लिए मनमोहन राव समिति का गठन हुआ। और समिति की सिफारिश और आईएमएफ एवं विश्व बैंक की सलाह पर भारत ने नई आर्थिक नीतियां लागू की, जिनको एलपीजी कहा जाता है। एल से लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और जी से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। उदारीकरण में हम देखें तो इसमें लाइसेंस लाइसेंस पद्धति को सरल बनना और प्रतिबंध हटाना। निजीकरण में देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी कंपनियों को बेचना। और वैश्वीकरण के क्षेत्र में हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना और अधिक देशों के साथ आयात निर्यात चालू करना। इससे पहले भारत एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था था, जिससे बाहरी दुनिया से ना ही कोई आयात ना ही कोई निर्यात होता था। उसके बाद हम देखें विकास के आधार पर, इसमें सबसे पहला है अविकसित या अल्प विकसित। यहाँ आय का स्तर बहुत निम्न होता है, आजीविका का स्तर निम्न होता है और कृषि पर निर्भरता अधिक होती है। आय और धन का असमान वितरण होता है। कृषि पिछड़ी होती है और उद्योगों का अभाव होता है। बैंकिंग सेवाओं का अभाव होता है। उत्पादन और उत्पादकता दोनों दोनों का स्तर निम्न होता है और अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी पाई जाती है। खराब बुनियादी ढांचे यानी सड़क, बिजली इत्यादि सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और साक्षरता दर का स्तर निम्न होता है। उत्पादन करने में ज्यादा पूंजी लगती है और कम दक्षता। काम करने वालों पर न काम करने वालों को बोझ ज्यादा है। जैसे 500 कमाने वाले लोगों पर अगर 250 लोग आश्रित हैं, तो इसको ज्यादा बोझ माना जाता है। पूंजी निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें मशीनरी, भवन जैसी भौतिक संपत्ति बनती है और विकासशील देशों में यह कम होती है। उसके बाद है विकसित अर्थव्यवस्था। यहाँ प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर उच्च होता है। आय और धन का समान वितरण होता है। कृषि, उद्योग और बैंकिंग सेवाएं अत्यधिक विकसित होती है। उत्पादन और उत्पादकता का स्तर उच्च होता है। गरीबी और बेरोजगारी बहुत कम होती है। संसाधनों का उचित उपभोग और बेहतरीन बुनियादी ढांचा होता है और कम लागत में ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसमें आश्रित लोग कम होते हैं। इसमें उच्च उच्च साक्षरता और उच्च स्तरीय मानव संसाधन उपलब्ध होते हैं। विश्व बैंक वर्गीकरण के बारे में यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, खासकर हमारे एग्जाम में, स्पेशली बीपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो टीआरई वाला एग्जाम हो चाहे कोर पीसीएस वाला एग्जाम हो। उसमें मेनली जो भी इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर से ज्यादा डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं, वो अधिकतर करंट अफेयर बेस ही होते हैं। इसको आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे नोट में कुछ दिया गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय फाइनेंशियल ईयर 2026 के अनुसार 2697 रुपये डॉलर है। आगे हम लोग देखते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर। बंद अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात नहीं होते या नगण्य होते हैं। विदेशी निवेश नहीं होता। ये पूरी तरह आत्मनिर्भर होती है और स्वयं के लिए उत्पादन और स्वयं के लिए उपभोग करती है। उसके बाद है खुली अर्थव्यवस्था। इसमें आयात और निर्यात मुक्त रूप से होता है। इसमें विदेशी निवेश होता है और यह आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दूसरों पर भी निर्भर है। आगे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रमुख विचारधाराएं। अर्थशास्त्र का इतिहास असल में एक बहस है कि बाजार को कैसे चलाना चाहिए। इसे 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला है क्लासिकल अर्थशास्त्र। पुरानी सोचें है इसमें, जो 1929 से पहले चलती थी। यह अर्थशास्त्र की सबसे पुरानी विचारधारा है। इसको मानने वाले लोग पूंजीवादी थे। इसके प्रमुख समर्थक थे एडम स्मिथ, जो इसके जनक हैं, जेबी से,
जेएस मिल्स और माल्थस और रिकार्डो। रिकार्डो ने लगान सिद्धांत और माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। सरल भाषा में देखें तो इसका मानना था कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो। इनका कहना था कि बाजार अपने आप चलता है, सरकार को बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बाजार खुद उसे ठीक कर लेगा। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। सरकार को अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और सरकार का काम सिर्फ देश की सुरक्षा करना है, बाजार चलाना नहीं। उसके बाद है एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में एक अदृश्य शक्ति होती है जो मांग और पूर्ति को अपने आप बैलेंस करती है। नेक्स्ट है जेबी से का नियम। तो पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। इसका मतलब है कि आप बस माल बनाओ, लोग उसे खरीदने के लिए अपने आप आ जाएंगे और मंदी कभी नहीं आएगी। लास्ट ये मानते थे कि देश में हमेशा सभी को रोजगार मिलता रहता है, यह मिला रहता है, हमेशा रोजगार की स्थिति बनी रहती है। उसके बाद हम देखते हैं किन्सियन अर्थशास्त्र, जो ये विचारधारा 1929 के बाद आई। ये विचारधारा तब आई जब क्लासिकल वालों की ऑटोमेटिक थ्योरी फेल हो गई थी। इसके जनक जेएम कीन्स हैं। महामंदी ने क्लासिकल थ्योरी को कैसे तोड़ा? तो 1929 में भयानक मंदी आई और क्लासिकल वाले कहते रहे कि अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए और 9,000 बैंक बंद हो गए। उत्पादन 100% से गिरकर 33% पर आ गया और बेरोजगारी 3% से बढ़कर 25% हो गई, यानी कि हर चौथा आदमी बेरोजगार था। किन्स के विचारों को अगर हम लोग सरल भाषा में देखें, किन्स ने कहा कि बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है, वो खुद ठीक नहीं होता है, और यही डॉक्टर है सरकार। किन्स ने कहा कि जब मंदी आए तो सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए, सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए और पुल सड़क बनवाने चाहिए ताकि लोगों को नौकरी मिले और उनकी जेब में पैसा आए। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। मंदी से निपटने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। सिर्फ सप्लाई से काम नहीं चलेगा, लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए तभी अर्थव्यवस्था चलेगी। और इनका झुकाव समाजवाद की ओर था, यानी सरकार द्वारा कल्याण स्थापित हो। और अंतिम में पूर्ण रोजगार अपने आप नहीं होता है, इसे सरकार को कोशिश करके बनाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उदारवादी अर्थशास्त्र के बारे में। तो यह विचारधारा क्लासिकल और केन्सियंस के बीच का रास्ता है और यह आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा मान्य है। इसके प्रचारक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। अगर आसान भाषा में इसे जाने तो जब तक सब ठीक है बाजार को मुक्त रहने दो, और जब गड़बड़ हो तो सरकार मदद करे। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे पहला है कि बाजार और सेवाओं को स्वतंत्र होना चाहिए ताकि विकास तेजी से हो, और जब अर्थव्यवस्था में अस्थिरता या मंदी आए तब सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और मदद करना चाहिए। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। गतिविधियों के स्वभाव के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक और पंचक यानी 5 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला श्रम की शर्तों के आधार पर 2 क्षेत्र होते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर 5 होते हैं, सार्वजनिक, निजी, निगम, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र। उसके बाद है गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र है, तो यह अर्थशास्त्र का बुनियादी आधार है। यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक गतिविधियों का संबंध होता है। यह क्षेत्र भूमि एवं उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़ा होता है। यह क्षेत्र अन्य या द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल प्रदान करता है, और जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें लाल कॉलर वर्कर कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को निम्न वर्गों में या निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कृषि एवं संबंध गतिविधियां, जिसमें कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन इत्यादि होता है। दूसरा है खनन एवं उत्खनन, जैसे कोयला निकालना, पत्थर तोड़ना इत्यादि। भारतीय और बिहार की अर्थव्यवस्था, यानी भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था में रोजगार देने में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन जीडीपी में योगदान घट रहा है। उसके बाद है द्वितीय क्षेत्र। इस औद्योगिक इसे औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है एवं उसे अंतिम वस्तु में परिवर्तित करता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है, और इस क्षेत्र को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला निर्माण, उसके बाद विनिर्माण, उसके बाद है उपयोगिता और सेवाएं। निर्माण में इसमें अचल संपत्तियां बनती हैं, जैसे सड़क, बांध, एयरपोर्ट, पावर प्लांट इत्यादि। विनिर्माण में कच्चे माल द्वारा अंतिम उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं, और उपयोगिता सेवाएं में बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिताएं आती हैं। विनिर्माण का मतलब है इस चीज को फैक्ट्री में बनाना, जैसे बिस्कुट, जबकि निर्माण का मतलब है साइट पर बनाना, जैसे बिल्डिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय क्षेत्र। इसे सामान्यतः सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग और सेवा भूमिका प्रदान करता है।
जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें श्वेत पोशाकधारी कहते हैं। और इसको भी निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: व्यापार एवं संचार, वित्तीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं। उसके बाद है चौथा सेक्टर, चतुर्थ क्षेत्र। यह तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है जो ज्ञान पर केंद्रित है। यह ज्ञान आधारित क्षेत्र है। प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, नर्स इत्यादि इसमें आते हैं। और यहाँ काम करने वाले को भी अक्सर व्हाइट कॉलर वर्कर की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद लास्ट पंचक क्षेत्र, यह अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है। इसमें समाज और अर्थव्यवस्था के उच्च निर्णय लेने वाले शामिल होते हैं, जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिक, राजनेता, नौकरशाह, कंपनियों के प्रमुख और न्यायाधीश। इन्हें गोल्डन कॉलर वर्क कहा जाता है। इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है, जो अर्थव्यवस्था को दिशा देता है। यहाँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में तुलनात्मक विश्लेषण का कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, जो कि हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे जीडीपी में राजा, तो सबसे ज्यादा पैसा तृतीय क्षेत्र से आता है, जो कि 56.4% है। और रोजगार में राजा देखें तो सबसे ज्यादा नौकरी आज भी प्राथमिक क्षेत्र में 46.3%। भारत की अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है, लेकिन भारत का रोजगार कृषि आधारित है। और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लेकिन सबसे कम कमाई होती है, इसलिए इसमें प्रछन्न बेरोजगारी भी इसको कहा जाता है। कॉलर जॉब्स के प्रकार कितने हैं? तो रेड कॉलर प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां, घर से बाहर कठिन शारीरिक श्रम इसमें आता है, और इसमें किसान और मजदूर आते हैं। ब्लू कॉलर में द्वितीय द्वितीय क्षेत्र आता है, और इसमें फैक्ट्री वर्कर और मिस्त्री होता है। व्हाइट कॉलर में तृतीय क्षेत्र आता है, इसमें मैनेजर, क्लर्क, डॉक्टर होता है। गोल्ड कॉलर में पंचक क्षेत्र, यानी कि वैज्ञानिक, सीईओ और वकील। पिंक कॉलर में रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरियन, नर्स। ग्रे में जो सेवानिवृत्त के बाद भी काम करते हैं, सुरक्षा गार्ड या वृत्तकर्मी। ब्राउन कॉलर में सैन्य सेवा या पर्यावरण से जुड़े कार्य, सैनिक और वन रक्षक। और ब्लैक कॉलर में कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर, यानी खनन कर्मी। अब हम देखें कार्य की परिस्थितियों के आधार पर संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखें संगठित क्षेत्र का, तो वह क्षेत्र जो सरकार के पास पंजीकृत है और जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। यह सरकार के नियमों, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पूर्णतः पालन होता है। बिजली के साथ साथ 10 से अधिक कर्मचारी, बिजली के बिना 20 से अधिक कर्मचारी। और ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि के तहत 20+ कर्मचारी होते हैं। इनको इनका वेतन नियमित एवं निश्चित होता है। कार्य के घंटे निश्चित होते हैं और ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा के बारे में हम लोग देखें इसमें, तो पीएफ, ग्रेजुएटी, चिकित्सा सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। और बिना उचित कारण या नोटिस के नौकरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं असंगठित क्षेत्र के बारे में। तो वह क्षेत्र जो छोटी और बिखरी हुई इकाइयों से बना है, जो अक्सर सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। और यहाँ नियमों का पालन अनिवार्य रूप से या सख्ती से नहीं किया जाता। छोटी इकाइयाँ अक्सर 10 से कम कर्मचारी या पारिवारिक श्रम पर आधारित होती हैं। इनका वेतन अनिश्चित होता है, कार्य के समय अनिश्चित होते हैं, यानी कार्य के घंटे तय नहीं होते। और अक्सर ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है। सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल नहीं होती है। पेंशन, अवकाश या चिकित्सा लाभ का अभाव रहता है। और मर्जी के अनुसार या काम कम होने पर भी कभी भी निकाला जा सकता है, यानी इसमें नौकरी की सुरक्षा भी नहीं होती। भारत के कुल कार्यबल का लगभग 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। हाल ही में सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया ताकि इस क्षेत्र का डेटाबेस तैयार किया जा सके। अब हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी वह कंपनी या उद्यम जिसमें 51% से अधिक शेयर सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो। इसका उद्देश्य समाज कल्याण एवं बुनियादी ढांचे का विकास। इन्हें प्रदर्शन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया: महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 14 है, नवरत्न कंपनियों की संख्या 2 है, और मिनी रत्न कंपनियों में श्रेणी 1 और श्रेणी 2 है। उसके बाद है निजी क्षेत्र, यानी कि वह उद्यम जिसके 51% से अधिक शेयर निजी व्यक्ति या निजी समूह के पास होते हैं, उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। और इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स, अडानी ग्रुप इत्यादि। उसके बाद है निगम क्षेत्र,
भारत में निगम क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जो सार्वजनिक निगम है। इनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। इनमें 100% शेयर या स्वामित्व सरकार के पास होता है। ये सरकार से वित्त पोषित होते हैं लेकिन अपने प्रशासनिक निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। जैसे एल आई सी एक्ट 1956 के तहत स्थापित हुआ था। ओएनजीसी यानी नोट में दिया हुआ कुछ पॉइंट, ओएनजीसी अब कंपनी एक्ट के तहत एक महारत्न कंपनी है, लेकिन इसकी शुरुआत आयोग या निगम के रूप में हुई थी। उसके बाद है आरबीआई, एसबीआई आदि। ये भी वैधानिक निगमों के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त क्षेत्र। वे कंपनियां जिनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर संभालते हैं। यह आज के दौर में ट्रिपल बी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जैसा है, जहां दोनों भागीदार अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड पहले भारत सरकार और सुजुकी जापान का यह संयुक्त उद्यम था। बाद में सरकार ने अपने शेयर्स बेच दिए और अब यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है निजी नियंत्रण में। ऑयल इंडिया लिमिटेड पूर्व में भारत सरकार और बर्मा ऑयल कंपनी का संयुक्त उद्यम था। उसके बाद है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र का स्वामित्व और प्रबंधन उन लोगों को दिया जाता है जो इसका उपयोग करते हैं। उनमें उत्पादक और उपभोक्ता दोनों आते हैं और यह एक सबके लिए और सब एक के लिए एक सिद्धांत पर कार्य करता है। साधनों को पारस्परिक लाभ के लिए एकत्रित किया जाता है और यह स्वैच्छिक संघ और लोकतांत्रिक नियंत्रण पर आधारित है। इसके उदाहरण है अमूल, दूध सहकारिता का सबसे बड़ा सफल उदाहरण, इफ्को उर्वरक निर्माण, सहकारी बैंक, नॉफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कृषि उपज के विपणन के लिए शीर्ष संस्था। भारत सरकार ने हाल ही में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारी समितियों को वैधानिक दर्जा देता है। अनुच्छेद 19(1)(c) और अनुच्छेद 43(b) में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कैपिटल एंड इम्पोर्टेंस। अर्थशास्त्र में पूंजी का तात्पर्य केवल मुद्रा से नहीं बल्कि निवेश से होता है। अर्थात किसी व्यापार में भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए परिसंपत्ति को किया गया निवेश पूंजी कहलाता है। यह उत्पादन का एक मानव निर्मित साधन है और बीपीएससी के लिए नोट में देखा जाए तो पूंजी निर्माण किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि दर का मुख्य निर्धारक होता है। उसके बाद हम देखते हैं पूंजी के प्रकार। तो मुख्य रूप से पूंजी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले है भौतिक पूंजी। भौतिकी पूंजी की परिभाषा में देखें तो भौतिकी पूंजी से तात्पर्य उन मूर्त और मानव निर्मित परिसंपत्तियों से है जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में इनपुट के रूप में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मशीन, भवन, वाहन, औजार इत्यादि। यह उत्पादन के 4 प्रमुख साधनों भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन में से एक है और भौतिक पूंजी को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद है कार्यशील पूंजी। वह पूंजी जो उत्पादन की मात्रा और प्रक्रिया के साथ परिवर्तित होती है। इसके उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपभोग कर किया जाता है या उपभोग कर लिया जाता है और यह अंतिम वस्तु का रूप ले लेती है, जैसे कच्चा माल, ईंधन, दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए नगद धन। उसके बाद हम लोग देखते हैं मानव पूंजी। किसी व्यक्ति या जनसंख्या के भीतर निहित कौशल, ज्ञान, अनुभव, शिक्षा और स्वास्थ्य के भंडार को मानव पूंजी कहते हैं। यह एक अमूर्त परिसंपत्ति है, इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को उत्पादन में देखा जा सकता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और प्रवासन। इसमें निवेश करने से मानव पूंजी में वृद्धि होती है। यह कंपनियों और देशों की उत्पादकता बढ़ाती है, आर्थिक विकास को गति देती है और भौतिक पूंजी का कुशल उपयोग केवल मानव पूंजी यानी कुशल श्रमिकों के द्वारा ही संभव है। अमर्त्य सेन के अनुसार मानव पूंजी का विकास केवल आर्थिक वृद्धि के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण और स्वतंत्रता के विस्तार के लिए भी आवश्यक है। बिहार सरकार के साथ निश्चय में युवा शक्ति बिहार की प्रगति मानव पूंजी निर्माण का ही उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक पूंजी के बारे में। तो सामाजिक पूंजी से तात्पर्य समाज में लोगों के बीच आपसी संबंधों, नेटवर्क, विश्वास और मूल्यों से है, जो आर्थिक और सामाजिक सहयोग को सुगम बनाता है। यह उन संसाधनों का समूह है जिन तक लोग अपने सामाजिक बंधनों या सामाजिक संबंधों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और बिहार में जीविका मिशन यानी स्वयं सहायता समूह सामाजिक पूंजी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक पूंजी के प्रमुख पहलू। पहला है बंधन, समान पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच संबंध।
दूसरा नेटवर्क, लोगों के बीच सूचनाओं और संसाधनों का आदान प्रदान का ढांचा। तीसरा विश्वास, समाज में एक दूसरे पर भरोसा जिसमें व्यापार और लेन देन और समान होता है या सॉरी आसान होता हो। चौथा है पारस्परिकता, सहायता और समर्थन की भावना, जिसे आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ कल आप मेरी करेंगे। और पांचवा है सहयोग, यानी सामूहिक लाभ के लिए मिलजुल कर कार्य करना। उसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय मॉडल। इसमें 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल है, जो कि इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। 2 सेक्टर मॉडल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इसमें होते हैं, ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। 3 सेक्टर मॉडल में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट होते हैं, ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। और 4 सेक्टर मॉडल में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ओपन इकोनॉमिक है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रभाव, जो कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोग चाहें तो इसे ध्यान में रख सकते हैं। इसमें सबसे पहला वास्तविक प्रवाह, उपभोक्ता क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर उत्पादन के साधनों का प्रवाह, यानी भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र की ओर वस्तु और सेवाओं का प्रवाह। उसके बाद है वास्तविक क्षेत्र, यह अर्थव्यवस्था के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूर्त उत्पादन और उपभोग में शामिल है। ये इसको मतलब यह वित्तीय क्षेत्र को शामिल नहीं करता। वास्तविक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल होता है, जैसे कृषि, विनिर्माण, निर्माण, सेवाएं इत्यादि। आगे है मौद्रिक प्रवाह या मुद्रा प्रवाह, उत्पादन क्षेत्र से साधन आय जैसे किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ का प्रवाह उपभोक्ता क्षेत्र की ओर एवं प्राप्त आय से उपभोक्ताओं द्वारा बाजार में उपलब्ध वस्तु और सेवाओं पर व्यय। उसके बाद है हस्तांतरित भुगतान, या सरकार के द्वारा उपभोक्ता क्षेत्र को दिया जाता है एवं इसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को कोई सेवा नहीं देते हैं, जैसे छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन इत्यादि। वह सरकार जो भुग, वह भुगतान जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्र के स्थान पर उत्पादक क्षेत्र को करती है उसे सब्सिडी कहता है, जैसे एलपीजी, सोलर पैनल, उर्वरक आदि पर सब्सिडी मिलता है। आगे है विदेशी प्रेषण, भारत के पारिवारिक क्षेत्र और उपभोक्ता क्षेत्र के लोगों द्वारा विदेशों में कमाए गए धन को भारत भेजना। विदेशी प्रेषण प्रेषण में भारत की रैंक पहली है, दूसरी पर अमेरिका और तीसरी पर चाइना है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 135.46 बिलियन डॉलर विदेशी प्रेषण रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर मुद्रास्फीति के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात सभी वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत लगातार बढ़ती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति अधिक हो, जिससे लोगों के पास तरलता में वृद्धि होती है, इसके परिणाम स्वरूप मांग में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ये सभी मुद्रास्फीति की प्रक्रिया है। आगे हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति के नियंत्रण के बारे में। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से सरकार एवं राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति कम करती है एवं मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है, जिसे विस्फीति कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपस्फीति के बारे में। जब सामान्य कीमत स्तर लगातार गिरता है, इससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, इसे अपस्फीति कहते हैं। और इसका एक मुख्य कारण है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। इसके नियंत्रण के बारे में हम लोग जाने तो अपस्फीति के नियंत्रण हेतु आरबीआई और सरकार मिलकर कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जाती है एवं इस प्रक्रिया को पुनःस्फीति या प्रत्ययस्फीति भी कहते हैं। जेम कीन्स के अनुसार कुछ मुद्रास्फीति है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पहला है आंशिक मुद्रास्फीति, यह पूर्ण रोजगार के स्तर के नीचे की अवस्था है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो कीमतों के साथ साथ उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होती है। इसे आंशिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हानिकारक नहीं होती और विकास में सहायक होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु के बारे में हम लोग जाने तो यह वह बिंदु है जहाँ अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का पूरा उपयोग कर रही है, इसके बाद उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं होता है। पूर्ण मुद्रास्फीति वह स्थिति है जहाँ पूर्ण रोजगार रेखा ऊपर की अवस्था में है और जब पूर्ण रोजगार के बाद भी मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, चूंकि उत्पादन और नहीं बढ़ सकता इसलिए केवल कीमतों में भारी वृद्धि होती है। और कीन्स के अनुसार इसे ही सच्ची मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी विषम स्थिति है जहाँ तीन नकारात्मक चीजें एक साथ होती हैं, जिसकी जीडीपी विकास दर कम हो रही हो, मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही हो।
या नोट में कुछ पॉइंट दिया गया है। स्टैगफ्लेशन शब्द 1965 में ब्रिटिश राजनेता आईएन मैकलेट द्वारा दिया गया था। इन्होंने संसद में स्टैगन या स्थिरता और इन्फ्लेशन का वर्णन एक साथ किया था। ये एक विशेष प्रकार का आर्थिक संकट है जिसे नियंत्रित कर पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। आइए हम जानते हैं यह स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। तो यह स्थिति अक्सर तब आती है जब सप्लाई शॉक लगता है, जब विश्व बाजार में तेल या कच्चे माल की कीमत अचानक बढ़ जाती है। इससे परिवहन और उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। उत्पादक इसी बढ़ी हुई लागत को वसूलने के लिए वस्तुओं का दाम बढ़ा देते हैं, तो महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने और लोगों की आय न बढ़ने के कारण उपभोक्ता खरीदारी कम कर देते हैं, तो मांग में कमी होने लगती है। और जब मांग में कमी होती है तो उत्पादक मजबूरन अपना उत्पादन कम कर देते हैं। उत्पादन कम होने से लोगों की छटनी होती है और बेरोजगारी बढ़ती है, और साथ ही उत्पादन गिरने से देश की जीडीपी भी गिर जाती है। इस प्रकार एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी और गिरती जीडीपी, दोहरा संकट ही स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यहाँ कुछ अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एवं अस्फीति के प्रभाव के बारे में दर्शाया गया है। या कुछ आर्थिक स्थिति है। मुद्रास्फीति दो प्रकार का होता है, कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर, कारणों के आधार पर। सबसे पहले हम देखें कीमत स्तर में परिवर्तन के आधार पर। पहला है रेंगती रेंगती हुई यानी कछुए की चाल से। जब महंगाई कछुए की तरह धीरे धीरे बढ़ती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक है। इससे उत्पादकों को फायदा होता है और रोजगार बढ़ता है। इसे अच्छी महंगाई माना जाता है। उसके बाद है चलती हुई या पैदल चाल। महंगाई अब रेंग नहीं रही है, पैदल चल रही है। सरकार के लिए एक चेतावनी है, अगर इसे नहीं रोका गया तो ये आगे चलकर खतरनाक हो जाएगी। उसके बाद है दौड़ती हुई या दौड़ना। महंगाई अब दौड़ने लगी है, यहाँ से गरीब और मध्यम वर्ग की कमर टूटनी शुरू हो जाती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। उसके बाद है चौथा, कूदते हुए घोड़े की छलांग, यानी कि महंगाई रेट जब 10% से 999% हो जाए। महंगाई अब घोड़े की तरह छलांग लगा रही है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और विदेशी निवेशक डर के मारे देश छोड़कर भागने लगते हैं। पांचवा है हाइपर इन्फ्लेशन यानी विस्फोट। जब दर 1000% से ज्यादा हो जाती है तो यह महंगाई का सबसे भयानक रूप है। नोट की वैल्यू जीरो यानी कागज के टुकड़े रद्दी हो जाती है। लोग बोरा में भरकर पैसा ले जाते हैं सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए। अंत में लोग नोट छोड़कर वस्तु विनिमय पर उतर जाते हैं। इसकी कुछ उदाहरण है, जैसे 1946 में हंगरी में वर्ल्ड वॉर टू के बाद यहाँ हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद देखें 2004 से 2009 में जिम्बाब्वे में यहाँ इतनी महंगाई बढ़ी कि लोग नोटों की गड्डियां लेकर ब्रेड खरीदने जाते थे। और 2018 में वेनेजुएला में यहाँ भी करेंसी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। अब हम लोग कारण के आधार पर देखें तो पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति, तीसरा है मजदूरी मूल्य निर्मित मुद्रास्फीति। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था में जब एडी यानी अर्थात संपूर्ण मांग में वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। जब उपभोक्ताओं के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो उसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग जनित मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कारण है। पहला है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। यह सबसे बेसिक कारण है। जब मार्केट में लिक्विडिटी यानी नकदी बढ़ जाती है तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता है। जब पैसा ज्यादा होगा तो लोग सामान ज्यादा खरीदने जाएंगे, और अगर सामान उतना ही रहा तो दुकानदार दाम बढ़ा देंगे। यही महंगाई है। उसके बाद है विदेशी मुद्रा में भंडारों की वृद्धि। जब देश में बाहर से विदेशी पैसा या डॉलर आता है तो आरबीआई उस डॉलर को अपने पास रख लेता है, और उसके बदले आरबीआई को भारतीय रुपए छापकर बाजार में छोड़ना पड़ता है। जितना ज्यादा डॉलर आएगा उतना ज्यादा रुपए बाजार में घूमेगा और महंगाई बढ़ेगी। तीसरा, सरकारी व्यय में वृद्धि। जब सरकार विकास कार्य पर बहुत ज्यादा खर्च करने लगती है, जब सरकार ने सड़कें बनवाई, पुल बनवाई या मनरेगा में पैसा दिया, तो इससे क्या हुआ, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे। पैसा आया तो डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो महंगाई आया। चौथा है राजकोषीय प्रोत्साहन। इस सब को अच्छे से समझे। जब मंदी आती है जैसे कोविड-19 के समय, तो सरकार अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए एक बड़ा पैकेज देती है, जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज। इसे ही फिजिकल इसे ही फिजिकल स्टिमुलस कहते हैं। इसमें सरकार सीधे लोगों या उद्यमों को पैसा देती है, उद्योगों को पैसा देती है ताकि वर्ष खर्च करें, और इसे हेलीकॉप्टर मनी भी कहा जाता है, यानी जैसे ऊपर से पैसा बरसाना। उसके बाद है प्रत्यक्ष कर में विस्फोट। मान लो सरकार इनकम टैक्स कम कर दे, इसका सीधा फायदा किसे होगा, तो जनता को। अब उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा तो उनकी जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा डिमांड। छठा है रुपए का मूल्य ह्रास। जब रुपए की वैल्यू गिर जाती है यानी डिप्रिएशन हो जाता है, तो इसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्ट पर पड़ता है। जब रुपया गिरता है तो विदेशियों को भारत का सामान सस्ता लगने लगता है। मान लो भारत का कोई सामान 1 लाख रुपए का है। पहले जब $1 का मूल्य 50 था तो विदेशी को $2000 देने पड़ते थे। अब जब $1 का मूल्य 70 हो गया तो उसी सामान को लेने के लिए उसको लगभग $1400 ही देने पड़ेंगे। तो विदेशी सोचेगा कि भारत का माल सस्ता मिल रहा है तो वो ज्यादा ऑर्डर देगा। इससे हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि असली खेल यहाँ से शुरू होता है, यानी कि जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ से पेमेंट के रूप में विदेशी मुद्रा ढेर सारी आएंगी, और जब ये डॉलर भारत आएगा तो आरबीआई उस डॉलर को अपने पास रख लेगा और उसके बदले में भारतीय रुपया बाजार में छोड़ देगा। इसका नतीजा क्या होगा, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है
और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही महंगाई बढ़ जाएगी। सातवां है बचत में कमी, यानी कि अगर लोग बचत कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैसा बैंक में रखने के बजाय उसे बाजार में खर्च कर रहे हैं, और जब खर्चा बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी और महंगाई आएगी। उसके बाद है समानांतर अर्थव्यवस्था। काला धन वह पैसा है काला धन वह पैसा है जिसमें सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता। ये पैसा सरकारी रिकॉर्ड में नहीं होता, इसलिए समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन कहते हैं। जिनके पास ब्लैक मनी होती है वे बेहिसाब खर्च करते हैं, जिससे बाजार में आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि। है तो सीधा सा लॉजिक है, देश में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा खाने पीने और रहने की चीजों की जरूरत होगी। अगर उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा तो महंगाई का आना तय है। उसके बाद है घाटे का वित्त पोषण। जब सरकार की कमाई कम हो और खर्चा ज्यादा हो तो सरकार घाटे में आ जाती है। इस घाटे को भरने के लिए सरकार आरबीआई से कहती है कि नए नोट छापो। जब ये नोट बाजार में आते हैं तो बिना किसी उत्पादन के सिर्फ पैसा बढ़ा देता है। इसे ही घाटे का वित्त पोषण कहते हैं, जो महंगाई का बहुत बड़ा कारण है। हम देखते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति के बारे में। जब वस्तुओं की उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो उत्पादक मजबूर होकर वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है उत्पादन के कारकों की कीमत में वृद्धि। जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए चार चीजें चाहिए: भूमि, मजदूर, पूंजी और कच्चा माल। अगर इनमें से किसी एक का भी दाम बढ़ जाए, जैसे कच्चा माल महंगा हो जाए, तो फैक्ट्री मालिक अपनी जेब से तो नहीं भरेगा, वो अंतिम वस्तु का दाम बढ़ा देगा। इसे ही लागत बढ़ाना कहते हैं। दूसरा है वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टा। कुछ व्यापारी जानबूझकर माल को गोदामों में छिपा लेते हैं, इसे जमाखोरी या कालाबाजारी कहते हैं। इससे क्या होता है कि बाजार में सामान की कमी हो जाती है और सप्लाई गिर जाती है। जब मार्केट में सामान नहीं होगा तो जो थोड़ा बहुत है वो महंगे दाम पर बिकने लगता है। तीसरा है दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला यानी संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अगर देश में खराब सड़कें हैं, बिजली नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो सामान समय पर बाजार नहीं पहुंच पाता। इसे सप्लाई शॉक या बॉटल बॉटल नेक इन्फ्लेशन यानी अड़चन भी कहते हैं। भारत में खाने पीने की चीजों की महंगाई का यह एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा है अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अगर सरकार जीएसटी की दर बढ़ा दे तो क्या होगा? दुकानदार उस टैक्स को वस्तु की कीमत में जोड़ देगा, और जैसे ही टैक्स बढ़ेगा वैसे ही वस्तु की लागत बढ़ेगी और वो वस्तु महंगी हो जाएगी। और पांचवा है मुद्रा का मूल्य ह्रास। यहाँ लॉजिक डिमांड पुल से अलग है। हमने डिमांड पुल में देखा था कि रुपया गिरने से एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन यहाँ इंपोर्ट की बात हम लोग करेंगे। यहाँ इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो विदेश से कोई मशीन या तेल मंगा रहा है जिसकी कीमत $5,000 है, और पहले की स्थिति थी कि $1 बराबर ₹50 होता था, तो हमें कुल ₹2.5 लाख चुकाने होते थे। अब नया रेट क्या है कि $1 में ₹70 हो रहे हैं, तो अब हमें ₹3.5 लाख चुकाने होंगे। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ रुपया कमजोर होने की वजह से हम उसी सामान के लिए ₹1 लाख ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से सामान महंगा हो गया है। तो देश के अंदर वो सामान महंगा ही बिकेगा। इसे ही आयातित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। उसके बाद छठा है कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। भारत अपना ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हो जाए तो हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा। अगर डीजल महंगा हुआ तो ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा, जिससे सब्जी से लेकर हर सामान की लागत बढ़ जाएगी। सातवां है उच्च मजदूरी। अगर मजदूरों को यूनियन हड़ताल कर दे, अपनी मजदूरी बढ़वा दे, तो कंपनी का खर्चा बढ़ जाएगा और कंपनी उस खर्चे को निकालने के लिए प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देगी। इसे वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। जब सामान की कीमत असर में वृद्धि होती है, जिसे कर्मचारी अपने नियोक्ताओं से अधिक मजदूरी की मांग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लागत या आय में वृद्धि होती है एवं जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यह एवं अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से होने वाली प्रक्रिया है। इसे स्पाइरल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके परिचय के बारे में हम लोग जाने तो स्पाइरल मुद्रास्फीति, इसे मजदूर कीमत सर्पिल भी कहा जाता है। यह एक आर्थिक चक्र है। यहाँ वह स्थिति है जहाँ बढ़ती हुई कीमतें और बढ़ता हुआ वेतन एक दूसरे को लगातार ऊपर धकेलते रहते हैं। यह मुर्गी और अंडे जैसा मामला बन जाता है। क्या महंगाई के कारण वेतन बढ़ा या वेतन के कारण महंगाई बढ़ी? यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? तो एक चक्रीय प्रक्रिया है जो दो चरणों में चलती है। पहला महंगाई की शुरुआत, जिसमें अर्थव्यवस्था में किसी भी कारण से, जैसे तेल की कीमतें बढ़ाना, वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। और दूसरा क्रय शक्ति में कमी, यानी महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों को लगता है कि उनके मौजूदा वेतन में घर का खर्च चलाना मुश्किल है, उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है।
उसके बाद है वेतन वृद्धि की मांग। कर्मचारी और मजदूर संघ अपने नियोक्ताओं से वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं ताकि वे बढ़ा हुआ खर्च उठा सके, और जब कंपनियां वेतन बढ़ाती हैं तो उनका सामान बनाने का खर्च बढ़ जाता है, और कंपनियां अपने मुनाफे को कम नहीं करना चाहती, इसलिए वे बढ़ी हुई लागतों का बोझ ग्राहकों पर डाल देती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देती है, और कीमत बढ़ने से फिर कर्मचारियों का खर्च बढ़ता है, फिर वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं। यह सर्किल चलता रहता है। इसके मुख्य कारण है, जिससे प्रत्याशी यदि लोगों को लगता है कि भविष्य में महंगाई और बढ़ेगी तो आज ही से ज्यादा वेतन मांगना शुरू कर देते हैं। यदि बेरोजगारी कम है तो मजदूरों की मांग ज्यादा है, तो मजदूरी आसानी से वेतन बढ़ाने का दबाव नहीं बना सकते, और मजबूत ट्रेड यूनियन वेतन समझौतों में ऊंची दरों की मांग करते हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह महंगाई को अर्थव्यवस्था में गहराई तक जमा देता है, जिसे कम करना मुश्किल होता है। यदि देश की उत्पादन लागत बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुएं महंगी हो जाएगी और निर्यात घट सकता है। व्यापारिक माहौल में अनिश्चितता आती है, जिससे निवेश प्रभावित हो सकता है। इसे रोकने का उपाय क्या है? तो इसको रोकने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे मौद्रिक नीति। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है ताकि बाजार में पैसे की कमी और मांग घटे। सरकार अपने खर्च कम कर सकती है या टैक्स बढ़ा सकती है। सरकार वस्तुओं की आपूर्ति सुधारने के लिए कदम उठा सकती है ताकि कीमतें नीचे आ जाए। इसे रोकना इसलिए जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ न चली जाए। आगे हम लोग देखते हैं लचीली मुद्रास्फीति लक्षित ढांचा। लचीली मुद्रास्फीति लक्षित ढांचा यह सिद्धांत उर्जित आर पटेल द्वारा दिया गया था 2016 में। इसके अंतर्गत भारत सरकार आरबीआई से सलाह लेकर 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। भारत में मौद्रिक नीति के ढांचे के सुधार के लिए 2014 में उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को वैधानिक रूप दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ब्याज दरें तय करने का काम एमपीसी करती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये विफल हो गया। विफलता की स्थिति ये थी कि आरबीआई अधिनियम की धारा 45 ZN के अनुसार यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 माहियों तक 2% से 6% के दायरे से बाहर रहती है तो आरबीआई को विफल माना जाएगा, और सरकार को एक रिपोर्ट देनी होगी जिससे बताना होगा विफलता का कारण, सुधारात्मक कार्रवाई और लक्ष्य को पुनः प्राप्त करने की समय सीमा। आगे हम देखते हैं मुद्रास्फीति के मापन की विधियां। पहला है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, एंड थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई, और जीडीपी अवस्फीति कारक यानी जीडीपी डिफ्लेटर। सबसे पहले हम देखेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। यह उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हुए परिवर्तन का मापन करता है। यह खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को मापता है। और हम देखते हैं सीपीआई के प्रकार एवं जारीकर्ता संस्थाएं। तो पहला हुआ था सीपीआई आरएल यानी रूरल लेबोरियस 1986-87 में, और जारी किसने किया था? श्रम ब्यूरो और श्रम रोजगार मंत्रालय ने। दूसरा हुआ था सीपीआई एएल 1986-87 में, और लेबर ब्यूरो ने इसको जारी किया था। फिर 2016 में सीपीआई आईडब्ल्यू यानी इंडस्ट्रियल वर्क के लिए लाया गया, लेबर ब्यूरो द्वारा ही। उसके बाद सीपीआई रूरल 2024 में, पहले 2012 था। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा लाया गया। उसके बाद था सीपीआई अर्बन 2024 में, ये भी एनएसओ के द्वारा लाया गया था। और उसके बाद सीपीआई कंफर्म रूरल एंड अर्बन 2024 में, जो कि पहले 2012 था, ये भी एनएसओ के द्वारा ही लाया गया था। यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे वेट्स ऑफ, जैसे सीपीआई में विभिन्न घटकों के भार के बारे में, जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। यहाँ हम देखते हैं सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में परिचय और घोषणा। 9 फरवरी 2026 को मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन द्वारा सीपीआई का नया बेस यानी आधार वर्ष जारी किया गया। अब आधार वर्ष को बढ़ाकर 2012 से 2024 कर दिया गया है। सीपीआई का नया आधार वर्ष निर्धारित करने के लिए हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इनके श्रेणियों में कुछ बदलाव हुआ है। वो इस प्रकार है कि सीपीआई कंबाइंड अब कैटेगरीज की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों के व्यापक रूप से शामिल किया गया है। वस्तु की संख्या हम लोग देखें तो पहले 299 वस्तु शामिल थी, जिसमें 259 गुड्स और 40 सर्विस थे। अब टोटल 358 आइटम शामिल है, जिसमें 308 गुड्स हैं और 50 सर्विस हैं। बाजार कवरेज के बारे में हम लोग देखें तो डेटा कलेक्शन के लिए बाजारों का दायरा भी तय किया गया है। अर्बन मार्केट में 1407 यानी 12 ऑनलाइन, और रूरल विलेज में 1465। कुछ नई वस्तुएं जोड़ी गई हैं, जैसे कि रूरल हाउसिंग, ऑनलाइन मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, स्ट्रीमिंग सर्विस, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट, बरेली एंड इट्स प्रोडक्ट, पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क,
अटेंडेंट, बेबी सिटर और एक्सरसाइज इक्विपमेंट को शामिल किया गया है। जो वस्तुएं हटाई गई है वो है कि बीसीआर, बीसीडी, डीवीडी प्लेयर एंड हायरिंग चार्ज, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, क्लोथिंग सेकंड हैंड एंड सीडी, डीवीडी, ऑडियो वीडियो कैसेट्स इत्यादि, इन सभी वस्तुओं को हटाया गया है। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई और ये इसका कार्य है यह आंकड़े एकत्रित करती थी। सीएसओ की स्थापना यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिसर की स्थापना 1951 में। यह पहले कार्य सीपीआई का मापन था, यानी पहले यह सीपीआई का मापन करता था। उसके बाद एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का गठन 23 मई 2019 को हुआ। सरकार ने एनएसएसओ और सीएसओ का विलय करके एनएसओ बना दिया। वर्तमान की स्थिति यह है कि अब यह सीपीआई को मापने का कार्य एनएसओ करता है और यह मंत्रालय एमओएसपीआई यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, तो यह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं को प्राप्त होने वाले थोक कीमतों में परिवर्तन को मापता है। इसका मापन आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत आता है। आधार वर्ष पहले 2011-12 था। आधार वर्ष अभी 2011-12 है और पहले 2004-5 था। पहले वस्तुओं की संख्या 497 थी, जिसमें गुड्स अकेले 676 थे। डब्ल्यूपीआई में वस्तुओं का भार देखें तो विनिर्माण का भार 64.23%, जो कि सर्वाधिक है। वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक सीपीआई संयुक्त है। अप्रैल 2014 से पहले डब्ल्यूपीआई मुख्य सूचकांक था। इसे उर्जित आर पटेल समिति की सिफारिश पर बदला गया। अगर हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में तुलना करें तो भार में देखें तो सीपीआई में सर्वाधिक भार खाद्य एवं पेय पदार्थों का है, जबकि डब्ल्यूपीआई में सर्वाधिक भार विनिर्माण यानी विनिर्माण उत्पादों का है। कवरेज में देखा जाए तो सीपीआई में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल होते हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ वस्तुएं शामिल होती हैं। उपभोक्ता तथा खाद्य मूल्य सूचकांक में देखें, जिसकी शुरुआत मई 2014 से हुई। यह सीपीआई के अंतर्गत सिर्फ खाद्य कीमतों की परिवर्तन का मापन करता है। यह सीपीआई का एक हिस्सा है। यह ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त स्तर पर मापा जाता है। उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक, इसकी शुरुआत थोक खाद्य मूल्य सूचकांक इसकी शुरुआत 2017 से हुई। यह उत्पादक स्तर पर खाद्य वस्तुओं की थोक कीमतों में परिवर्तन का मापन करता है और डब्ल्यूपीआई की टोकरी में खाद्य पदार्थ का कुल भार 24.38% है। अब हम लोग देखते हैं विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक। इसको कौन जारी करता है तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत हुई 1996 में और आधार वर्ष 2014 से 2016 है। वर्तमान में यही माना जाता है। इसके बारे में अगर कुछ मुख्य तथ्य देखें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके बास्केट में कुछ वस्तुएं हैं। यह सूचकांक 5 मुख्य वस्तुओं के समूह की कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है: अनाज, डेयरी उत्पाद, वनस्पति तेल, मांस और चीनी। अब हम लोग देखते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक। यह सूचकांक उत्पादक के दृष्टिकोण से कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है। इसमें उत्पादक द्वारा बेचे जाने वाले गुड्स को शामिल किया जाता है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में कीमतों में परिवर्तन को देखता है। इसके दो प्रकार हैं। पहला है इनपुट पीपीआई, उत्पादन में लागत लगने वाले कच्चे माल की कीमतों के लिए, और दूसरा है आउटपुट पीपीआई, तैयार माल की कीमतों के लिए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था। जैसे जैसे पहला है बी एंड गोल्डर समिति। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में इस समिति का गठन किया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में पीपीआई यानी उत्पादक मूल्य सूचकांक के प्रयोग और उसे लागू करने हेतु सिफारिशें देना। और इसकी प्रमुख सिफारिशें थे कि पीपीआई के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों को शामिल किया जाना चाहिए और पीपीआई का आधार वर्ष 2011-12 रखना चाहिए। दूसरा है रमेश चंद्र समिति। इसका गठन हाल ही में जनवरी 2025 में हुआ। यह एक 18 सदस्यीय समिति थी और इसका उद्देश्य था कि डब्ल्यूपीआई ने थोक मूल्य सूचकांक और पीपीआई के आधार वर्ष में संशोधन करना चाहिए। और इसके प्रमुख कार्य ये रहे कि आधार वर्ष में जो आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है उसको बदलकर संभवतः 2022-23 किया जाए और कीमतों को एकत्रित करने की प्रणाली में सुधार किया जाए और मुद्रास्फीति की आकलन विधि में कुछ संशोधन किए जाएं। बीपीएससी में अक्सर एफएओ का मुख्यालय जो कि रोम में है और पीपीआई के लिए गठित समिति बी एन गोल्डर का नाम पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव। पहला है अमीर और गरीब वर्ग। अमीरों को लाभ और गरीबों को हानि होता है। मुद्रास्फीति में बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है और विकासशील देशों में
आय का वितरण असमान होता है और बढ़ती हुई तरलता का बड़ा हिस्सा अमीर वर्ग के पास मुनाफे के रूप में जाता है, जबकि गरीब की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसमें दूसरा है उपभोक्ता एवं उत्पादक। इसमें उत्पादक को लाभ होता है, उपभोक्ता को हानि होती है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की महंगी कीमत पर बेचता है, जिससे उसका मुनाफा बढ़ जाता है। वहीं उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाता है, जिससे उसे नुकसान होता है। उसके बाद हम देखें तो किसान वर्ग। किसानों पर इसका प्रभाव उनकी श्रेणी पर पड़ता है। छोटे किसानों के पास, इनके पास जमीन कम है, 2 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर से कम है, वो केवल निर्वाह कृषि करते हैं, तो उनके पास बेचने के लिए अधिशेष नहीं होता, लेकिन उन्हें बाजार से अन्य सामान महंगा खरीदना पड़ता है। बड़े किसानों के बारे में जाने तो जिनके पास ज्यादा जमीन है, वे वाणिज्यिक कृषि करते हुए उत्पादक की तरह व्यवहार करते हैं और अपनी फसल को महंगे दाम पर बेचते हैं, तो उन्हें लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखें निवेशक के बारे में। तो निवेशक दो प्रकार के होते हैं, उन पर भी प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे शेयर धारक, इन्हें लाभ होता है क्योंकि मुद्रास्फीति में कंपनियों को मुनाफा बढ़ता है, इससे शेयर की कीमतें और लाभांश बढ़ाते हैं। और दूसरा है बॉन्ड धारक, इनको हानि होती है, इनकी आय ब्याज निश्चित होती है, लेकिन मुद्रा की वैल्यू गिरने से इनकी वास्तविक महंगाई या उनकी वास्तविक कमाई घट जाती है। उसके बाद है निश्चित आय व लचीली आय समूह। निश्चित आय समूह, इनको हानि होती है, वेतन या पेंशन स्थिर रहती है या धीरे बढ़ती है, जबकि महंगाई तेजी से बढ़ती है। और लचीली आय समूह को देखें तो इन्हें लाभ होता है क्योंकि व्यापारी, डॉक्टर, वकील आदि महंगाई के हिसाब से अपनी फीस या वस्तु के दाम तुरंत बढ़ा लेते हैं। उसके बाद है भुगतान संतुलन। इसका प्रभाव यानी भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। जब देश में मुद्रास्फीति होती है तो घरेलू वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, और कम महंगी होने के कारण विदेशी लोग हमारा सामान कम खरीदते हैं, और अधिक विदेशी सामान हम घरेलू सामान के मुकाबले सस्ता लगने लगता है, तो हम ज्यादा आयात करते हैं। उसके बाद है बेरोजगारी और फिलिप्स चक्र। 1958 में अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने बताया कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध होता है। जैसे पहला है अल्पकालीन फिलिप्स चक्र। अल्पकाल में जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और नौकरियां बढ़ती हैं। और दूसरा है दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र। लंबे समय मुद्रास्फीति का बेरोजगारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह वक्र एकदम सीधा होता है, इसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। आगे हम देखें आठवां यानी बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, और बचत कम हो जाती है क्योंकि अधिक मुद्रास्फीति होने पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। व्यक्ति को समान चीजों के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिससे उसकी बचत घट जाती है। उसके बाद है लेनदार और देनदार। जो पैसा उधार देता है उसे हानि होती है, क्योंकि जब उसे पैसा वापस मिलता है तो उस पैसे की वैल्यू या शक्ति कम हो चुकी होती है। और जो पैसा उधार लेता है उसे लाभ होता है, क्योंकि उसे महंगी मुद्रा ली थी और वो सस्ती मुद्रा को वापस कर रहा होता है। उसके बाद है विदेशी विनिमय दर। मुद्रास्फीति का विदेशी मुद्रा दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे घरेलू मुद्रा कमजोर होती है। मुद्रास्फीति के कारण देश में निर्यात कम और आयात अधिक होता है। अधिक आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, और विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से घरेलू रुपया या घरेलू मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। यानी मुद्रास्फीति बराबर मुद्रा का मूल्य ह्रास, अर्थात $1 बराबर 70 रुपये से बढ़कर $1 बराबर 80 रुपये हो जाना। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। पहला हेडलाइन मुद्रास्फीति, या दूसरा है मूलभूत या कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति में यह अर्थव्यवस्था में कुल महंगाई का कच्चा आंकड़ा है। इसमें टोकरी की सभी वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों में हुए बदलाव को शामिल किया जाता है। इसमें खाद्य पदार्थ और ईंधन की कीमतें भी शामिल होती हैं। और मूलभूत या कोर मुद्रास्फीति में यह हेडलाइन मुद्रास्फीति का एक संशोधित रूप है। तो कोर मुद्रास्फीति बराबर हेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस खाद्य प्लस ईंधन की कीमतें। इसका कारण यह है कि खाद्य और ईंधन की कीमतें बहुत अस्थिर होती हैं, कभी बहुत महंगी कभी सस्ती। इसलिए अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक और स्थिर तस्वीर देखने के लिए अर्थशास्त्री कोर मुद्रास्फीति का उपयोग करते हैं। अगर कोर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि इसका मतलब है कि महंगाई अब हर क्षेत्र में, यानी कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में फैल चुकी है। भारत में आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति बनाते समय ऐसी हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित करता है। उसके बाद हम लोग देखें सोपयूफ्लेशन यानी एस्किफिलेशन। एस्क्यू का अर्थ होता है तिरछा या विषम। यह वह स्थिति है जब महंगाई अपनी पूरी अर्थव्यवस्था में एक समान नहीं होती है। कुछ क्षेत्रों में कीमतें घटती हैं, कुछ क्षेत्रों में कीमतें बढ़ती हैं या स्थिर रहती हैं। इसमें मुद्रास्फीति की दर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग होता है। भारत में अक्सर खाद्य एस्किफिलेशन देखा जाता है। उसके बाद है श्रिंकफ्लेक्शन। इसे गुप्त मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। कच्चे माल की कीमत बढ़ने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है
और बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण कंपनियां कीमत बढ़ाने से डरती हैं। कंपनी प्रोडक्ट की कीमत वही रखती है लेकिन पैकेट के अंदर मात्रा कम कर देती है। उदाहरण के लिए बिस्किट के पैकेट जो पहले पार्ले जी 100 ग्राम के 5 रुपए में आते थे, यानी 5 रुपए में 100 ग्राम मिलता था, अब 5 रुपए में 80 ग्राम या 70 ग्राम आता है। चिप्स के पैकेट में हवा ज्यादा और चिप्स कम होता है। मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति के नियंत्रक, पहला है मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई द्वारा जारी होता है, दूसरा राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, तीसरा है प्रशासकीय नीति, ये सरकार द्वारा जमाखोरी रोकने आदि के लिए इसकी कार्य किया जाता है। सबसे पहले हम देखा राजकोषीय नीति के बारे में, तो ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार के कराधान और व्यय का रणनीतिक उपयोग है। इसका मुख्य उद्देश्य समग्र मांग को समायोजित करके आर्थिक विकास, स्थिर की कीमत स्थिरता और रोजगार का प्रबंधन करना, इसे बजटरी नीति भी कहा जाता है। उसके बाद राजकोषीय नीति के कुछ उद्देश्य हैं। पहला, कीमत स्थिरता। इस नीति के माध्यम से सरकार अपने करों व्यय को समायोजित करके मुद्रास्फीति यानी महंगाई, अपस्फीति यानी मंदी को नियंत्रित करती है। इससे बाजार में कीमतों में स्थिरता बनी रहती है। दूसरा है आर्थिक समृद्धि। सरकार उद्योगों पर कर की दरों को कम करके उन्हें अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करती है। इससे उत्पादन में वृद्धि होता है जिससे देश की आर्थिक समृद्धि भी तेज होती है। उसके बाद रोजगार के अवसरों का सृजन। सरकार दो तरीकों से रोजगार का सृजन करती है। पहला कि नए सरकारी उद्यमों की स्थापना करके, और दूसरा निजी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करके, ताकि वो अपना विस्तार कर सकें और लोगों को नौकरी दे सकें। उसके बाद है आय का समान वितरण। समाज में अमीर और गरीब के बीच खाई को कम करने के लिए सरकार निम्न कदम उठाती है कि अमीरों पर उच्च कर लगाकर अधिक राजस्व प्राप्त करना, और प्राप्त राजस्व को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन, आवास, स्वास्थ्य के माध्यम से गरीबों में बांट देना। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजकोषीय नीति के घटक या कारक। पहला सरकार का व्यय, दूसरा सरकार का राजस्व। सरकार के व्यय में देखते हैं लोक निर्माण यानी सड़क, बांध, पुल, एयरपोर्ट आदि का निर्माण करना, लोक कल्याण में छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन आदि, सब्सिडी, भोजन, उर्वरक और ईंधन पर छूट। दूसरा सरकार का राजस्व, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना, सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से बाजार से उधार लेना। सरकार के सरकार के व्यय में चौथा है सेना और सुरक्षा पर खर्चा। उसके बाद है राजकोषीय नीति एवं मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का नियंत्रण। सरकार आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव करती है। पहला, सरकार का व्यय। मुद्रास्फीति के समय बाजार से पैसा कम करना इसका उद्देश्य होता है, ताकि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे और मांग बढ़े। दूसरा, कर, ताकि लोगों की क्रय शक्ति कम हो, ताकि लोगों के पास खर्च के लिए पैसा बचे। उसके बाद विनिवेश, तरलता सोखने के लिए अधिक होता है। उसके बाद लोक ऋण है, बाजार से पैसा सरकार के पास आए। बजट का प्रकार हम देखें तो इसमें अधिशेष बजट और इसमें घाटे का बजट होता है।